Hello aspirants, welcome to my channel. In today's session we are going to learn about Kelvin cycle. तो इससे पहले जो हमने सेशन लिया था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था, जिसमें हमने एटीपी सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। उस प्रोसेस में हमने एटीपी सिंथेसिस और एनएडीपीएच के सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। अब वहाँ पे सिंथेसिस तो हो गया, बट अब हमने वो जो एटीपी और एनएडीपीएच बनाया है वो यूज़ कहाँ होगा, ये हम केल्विन साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, केल्विन साइकिल इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। अब दिस इज़ द मेन प्रोसेस। अब इसमें हमें पता चलेगा कि प्लांट का जो फूड है, दैट मीन्स द शुगर, वो कैसे बनता है, वो हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल में। ऑल्सो केल्विन साइकिल को हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, विच अकर्स इन द स्ट्रोमा। अब मैं आपको स्ट्रोमा का एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ लीफ एंड लीफ में यू माइट बी सीइंग दिस थिंग। ठीक है, ये जो है दिस इज़ लीफ एंड लीफ के सरफेस के एग्जैक्टली नीचे ये कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, जो येलो में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्यूबिकल शेप में। दीज सेल्स आर नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा, सॉरी पैलिसेड मीजोफिल, आई एम रियली वेरी सॉरी, पैलिसेड मीजोफिल। ठीक है, लीफ के सरफेस के एग्जैक्टली नीचे हमें मिलते हैं पैलिसेड मीजोफिल, और पैलिसेड मीजोफिल के नीचे होते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, इन दोनों भी सेल्स में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और केल्विन साइकिल होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारी केल्विन साइकिल है वो कौन से सेल में होने वाली है, मीजोफिल सेल में। अब मीजोफिल सेल में भी कहाँ पे, लेट मी टेल यू। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मीजोफिल सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिस इज़ मीजोफिल सेल। नाउ हियर दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ वैक्यूल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज़ न्यूक्लियस। अब मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनली है जिसमें हमारी डार्क रिएक्शन जो है वो होने वाली है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आपको सबसे पहले इतना समझ में आ गया कि लीफ के कौन से सेल में केल्विन साइकिल होगी। तो लीफ के मीजोफिल सेल में केल्विन साइकिल होगी। मीजोफिल सेल में भी कौन से ऑर्गेनली में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल की प्रोसेस होगी। अब देखो, ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। नाउ हियर इन द क्लोरोप्लास्ट देर आर दीज स्टैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज थाइलेकॉइड। ठीक है, ये थाइलेकॉइड, मैं आपको थोड़ी नेमिंग भी बता देती हूँ। और इस अरेंजमेंट को, थाइलेकॉइड के इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे ग्राना। ठीक है, दिस इज़ कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बिटवीन ग्राना, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमल लैमेला। और ये जो आपको दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर का फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड, सॉरी इन द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज़ नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा विच इज़ नोन एज स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। और जो लाइट रिएक्शन थी वो कहाँ होती थी, एक तो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे या फिर स्ट्रोमल लैमेला के मेम्ब्रेन पे। जो थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर होती थी दैट वाज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और जो स्ट्रोमल लैमेला के मेम्ब्रेन पे होती थी इट वाज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। सबसे पहले अभी डार्क रिएक्शन का लोकेशन क्लियर हो गया कि वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन मतलब ही केल्विन साइकिल। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि प्लांट जो है वो खाना कैसे बनाता है। प्लांट जो है उसको खाना बनाने के लिए CO2 लगता है। प्लांट जो है CO2 अपने बॉडी के अंदर लेता है और O2 जो है वो बाहर निकालता है। तो CO2 उसको क्यों चाहिए होता है, CO2 जो है वो उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मतलब क्या, खाना बनाने की प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या हुआ, प्लांट ने एटमॉस्फेयर से O2 जो है उसको ग्रास्प किया। ठीक है, यहाँ से देखो, O2 प्लांट ने एब्जॉर्ब किया। आपको ये पता है CO2, मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख लेती हूँ। CO2 + H2O विल गिव C6H12O6 + H2O। ठीक है,
इसमें भी H2O जो है वो रिमूव होता है, ठीक है, H2O जो है वो निकलता है। अब ये जो है दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज शुगर। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करके देखना है कि क्या लास्ट स्टेप जो है वो बनती है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि प्लांट ने जो है वो एटमॉस्फेयर से CO2 और H2O ले लिया। अब प्लांट के पास एक कंपाउंड होता है, ठीक है, विच इज़ नोन एज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट क्या होता है? अब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि वो एग्जैक्टली होता कैसे, ठीक है। तो अब देखो राइबोलोज बिसफॉस्फेट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 5 कार्बन होते हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे होता है फॉस्फेट ग्रुप ना। अब क्या होगा सबसे पहली प्रोसेस में? सबसे पहली प्रोसेस देखो आपको क्या बोला है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप का ऐड होना इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप किस में ऐड होगा? इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में, प्लस मैं यहाँ पे CO2 लिख देती हूँ। CO2 लिखने के बाद ये जो है ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा देखो। इस कंपाउंड में मतलब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि CO2 ग्रुप जो है वो ऐड होगा। नाउ CO2 ग्रुप ऐड होने के बाद देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा CO2 ग्रुप ऐड होने के बाद। अब सबसे पहले इट वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप इज अ 1 कार्बन कंपाउंड, तो 5 + 1 करेंगे तो 6, एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये देखो ऐसा कुछ। बट दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, ये खुद को ब्रेक कर लेगा, ठीक है, लाइक दिस। ये ब्रेक करके एक 3 कार्बन स्टेबल कंपाउंड बनेगा विच इज़ नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देना, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्यों बनाएगा? क्योंकि कार्बोक्सिलेशन से जो 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, दैट्स व्हाई इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स एंड विल मेक 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रायोस फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली प्रोसेस हमारी थी कार्बोक्सिलेशन की एंड सेकेंड वाली जो प्रोसेस थी वो थी रिडक्शन की। अब देखो रिडक्शन वर्ड जो है ये वर्ड हमें बहुत अच्छे से और समझना है कि यहाँ पे रिडक्शन क्यों दिया गया है। देखो अब हमने जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में देखा था कि ATP और NADPH का सिंथेसिस कैसे होता है वो हमने उसमें पढ़ा था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि उसका यूज़ कैसे होता है। देखो यहाँ पे ATP और NADPH दोनों भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहे हैं। नाउ दिस ATP इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ADP and NADPH is getting converted into NADP plus PI, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये जो NADPH है इसका एक H रिमूव हो रहा है, मतलब NADPH का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, NADPH का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। अब NADPH का अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है और दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है तो इट विल नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होगा, रिडक्शन होगा एंड रिडक्शन होके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रायोस फॉस्फेट। अब ट्रायोस फॉस्फेट ही हमारा होता है सुक्रोज या फिर बहुत सारे सुक्रोज को मिला के इट विल बिकम स्टार्च। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्या हुआ यहाँ पे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन किसने करवाया, NADPH ने। यहाँ पे NADPH इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट और इसमें ऑल्सो ATP का मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ हुआ। अब यहाँ पे बोला है रीजनरेशन। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बना है इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट फॉर द फर्दर प्रोसेस, ताकि फिर से राइबोलोज बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन हो, फिर सुक्रोज और स्टार्च बने और प्लांट को खाना मिले। ठीक है, इतनी प्रोसेस सबको क्लियर हो गई। अब हम लोग NCERT की लाइंस पढ़ते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखो
सबसे पहले मैंने आपको एक बेसिक प्रोसेस बताई थी फोटोसिंथेसिस की, विच विज की CO2 प्लस H2O ये आपस में कंबाइन होके C6H12O6 बनाते। देखो, एक C6H12O6 बनाने के लिए हमें 6 CO2 लगेंगे। देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि व्हेन यू विल बैलेंस द रिएक्शन यू विल गेट दैट कि यहाँ पे हमें 6 ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब जब 6 CO2, मतलब 6 टाइम्स जब ये साइकिल रिपीट होगी, देखो यहाँ पे तो एक CO2 आया, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे 6 CO2 आएंगे तब जाके C6H12O6 बनेगा, मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 CO2 चाहिए। 6 CO2 चाहिए मतलब, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक साइकिल में तो एक ही CO2 आ रहा है, मतलब ये साइकिल हमें 6 टाइम्स रिपीट करनी होगी, ठीक है, इंटू 6 करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। नाउ अगेन यहाँ पे जो हम लोग देखते कि नंबर ऑफ़ ATP कितने यूज़ हुए, नंबर ऑफ़ NADPH कितने यूज़ हुए हैं, ये हम लोग अभी जब देखेंगे आगे की नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। देखो, अब अगेन जैसे रीजनरेशन की प्रोसेस में एक ATP जो है वो यूज़ हो रहा है, एंड ATP इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ADP। नाउ लेट्स रीड द NCERT। See, Kelvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. The RUBP, which is ribulose 1,5-bisphosphate, was regenerated. Let us now see how Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized. अब देखते हैं कि Kelvin pathway कैसे होता है और शुगर बनती कैसे। Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, मतलब जितने भी ऐसे प्लांट्स जो खुद खाना बनाते हैं, उन सब में केल्विन साइकिल जो है इट टेक्स प्लेस। इट डज़ नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 पाथवेज। अब ये जो हमने केल्विन साइकिल का पढ़ा, दिस वाज C3 पाथवे। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि व्हाट इज़ C4 पाथवे या फिर C4 साइकिल, या फिर उसको क्रेन्स एनाटॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। For ease of understanding, the Kelvin cycle can be described under 3 stages. First is carboxylation, second is reduction, and third is regeneration. देखो, अब अगेन मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवा दूँ कि रिडक्शन वाली प्रोसेस में एक NADPH और एक ATP यूज़ होता है, और रीजनरेशन की प्रोसेस में बस एक ATP यूज़ होता है ना। फर्स्ट, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इज़ द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है कि फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट कौन सा है, देखो ये वाला 3-phosphoglycerate, दिस इज स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। तो कार्बोक्सिलेशन मीन्स क्या, फिक्सेशन into a stable organic compound which is 3-phosphoglycerate. Now let us see the next thing. यहाँ पे देखो, carboxylation is the most crucial step of the Kelvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP। क्या हो रहा है, CO2 जो है वो यूटिलाइज हो रहा है फॉर व्हाट, फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। This reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase, which results in the formation of 2 molecule of 3-PGA। अब देखो, ये रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलेशन की, इसको कैटलाइज करने का काम कौन करता है, यहाँ पे नाम दिया देखो, RUBP carboxylase। Since this enzyme also has an oxygenation activity, it would be correct to called it RUBP carboxylase oxygenase और रुबिस्को। मतलब रुबिस्को नाम का जो एंजाइम है जो हमने पढ़ा हुआ है, यू माइट बी थिंकिंग कि ये नाम कहीं सुना है, तो आपने सुना हुआ होगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, बायो के, अबाउट द रुबिस्को एंजाइम,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो रुबिस्को एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। इसको रुबिस्को क्यों बोल रहे हैं? अगर ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करवा रहा होगा तो यहाँ पे सी लगेगा, और अगर ये एंजाइम ऑक्सीजनेशन करवा रहा होगा तो ओ लगेगा। मतलब ये एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेशन भी करवाता है और ऑक्सीजनेशन भी करवाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रुबिस्को एंजाइम, जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया ना। सिंस दिस एंजाइम, ओके हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। ये पूरी पैराग्राफ जो है वो हमने पढ़ लिया ना। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये डायग्राम के नीचे का पार्ट है ना। द केल्विन साइकिल proceeds in 3 stages. First, carboxylation, during which CO2 combines with ribulose 1,5-bisphosphate. Second, reduction, during which carbohydrate is formed at the expense of photochemically made ATP and NADPH. And third, regeneration, during which CO2 acceptor राइबुलोज 1,5-bisphosphate is formed again so that cycle continues, ठीक है। तो रीजनरेशन के प्रोसेस में यहाँ पे बताया कि हमने जो फोटोकेमिकली ATP और NADPH बनाया था वो क्या होता है? यूज़ होता है ना। द सेकेंड प्रोसेस विच इज़ रिडक्शन, दीज आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो अब ऐसा नहीं है कि रिडक्शन की एक अकेली की प्रोसेस हो गई, ठीक है। रिडक्शन में भी देर आर सो मेनी फर्दर स्टेप्स एंड फर्दर प्रोसेसेस, बट हमें वो दिखाया नहीं है। हमें बस एक रिडक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन दिखाई और शुगर फॉर्मेशन दिखाया, बट ऐसा नहीं होता। देर आर सो मेनी इंटरमीडिएट्स एंड देर आर सो मेनी सीरीज ऑफ रिएक्शन ना। द स्टेप्स involve utilization of 2 molecule of ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule fixed. The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose from the pathway. अब देखो यहाँ पे बहुत important चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना। The steps involve utilization of 2 molecules of ATP and for phosphorylation and 2 molecule of NADPH. तो 2 molecule of ATP और 2 molecule of NADPH, ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं अब ये हम लोग समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेसिकली कार्बोक्सिलेशन के बाद एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है विच इज़ हाईली अनस्टेबल। उसके अनस्टेबल होने के कारण वो ब्रेक होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड में। तो 3 कार्बन कंपाउंड में अगर ब्रेक होगा तो ऐसे हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ना। यस, दिस इज़ 1 मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये एक मिलेगा, ये एक मिलेगा, मतलब ये जो हर एक प्रोसेस है ये इंटू 2 में चलेगी। इसीलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH बोला है। वैसे अगर हम लोग एक पूरा ओवरव्यू देखें तो वैसे पूरे रिएक्शन में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ऐसे ATP के 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं और NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। अगर हम लोग पूरा रिएक्शन देखें तो ATP इज़ 3 एंड NADPH इज़ 2। ऐसे ये साइकिल 6 टाइम्स रिपीट होगी, तो इंटू 6 ऐसे अगर हम लोग देखें तो ATP की 16 मोल्स यूज़ होते हैं और NADPH के 12 मोल्स यूज़ होते हैं। ऑल राइट, इतना सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइंस क्या दी हुई है NCERT में। इतना समझा कि 2 मोल्स यहाँ पे क्यों बोला है। द फिक्सेशन ऑफ 6 molecules of CO2 and 6 turns of the cycle are required for the formation of 1 molecule of glucose। ठीक है, 1 molecule of glucose के लिए 6 CO2 लगेंगे और साइकिल को 6 टाइम्स रिपीट होना होगा, तब जाके 1 molecule of glucose बनेगा। नाउ रीजनरेशन ऑफ the CO2 acceptor molecule RUBP is crucial for the cycle to continue। तो CO2 का जो एक्सेप्टर विच इज़ RUBP, उसका फिर से बनना, उसका फिर से रीजनरेट होना इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप टू कंटिन्यू द प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो CO2 को एक्सेप्ट कौन करेगा? दैट इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्योंकि सबसे पहले वो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। ठीक है, रीजनरेशन के प्रोसेस के लिए एक ATP जो है वो फॉस्फोराइलेशन के लिए
यूज़ होता है। नाउ मैंने आपको जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था मैंने उसमें ही बताया था कि कहीं भी अगर फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे एटीपी जो है वो यूज़ होता ही होगा। देखो यहाँ पे भी बोला स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। ना आगे का पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट। Hence, for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required एक cycle के लिए. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that cyclic phosphorylation takes place. To make one molecule of glucose, 6 turns of the cycles are required. Work out how many ATP and NADPH molecule will be required to make one molecule of glucose through the Calvin pathway. Now मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो है ये मैंने आपको पहले ही वहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया था, बट मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो अभी मैंने आपको बोला कि रीजनरेशन की प्रोसेस में हमारे 2 ATP यूज़ होते हैं और 2 NADPH यूज़ होते हैं, और जो रिडक्शन रिडक्शन की प्रोसेस में और रीजनरेशन की प्रोसेस में एक ATP जो है वो यूज़ होता है। तो ऐसे पूरे साइकिल में 3 ATP यूज़ होते हैं और पूरे साइकिल में 2 NADPH यूज़ होते हैं। बट एज़ वी नो कि ये साइकिल जो है वो 6 टाइम्स रिपीट करने वाली है, इसीलिए इनटू हम लोगों को इसको इनटू 6 करना पड़ेगा। ऐसे 18 ATP 12 NADPH, ठीक है, 6 CO2 जो है वो 1 ग्लूकोज बनाएगा, 18 ATP 18 ADP बनाएंगे और 18 NADPH 18 NADP बनाएंगे। ठीक है, बस आज का सेशन यहाँ पर ही ख़त्म होता है, इसका इतना ही एक्सप्लेनेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट more such videos then let me know in the comment section. Also like, share and subscribe to my channel.